तो ये तक जो भी बोला था इससे पिछली वीडियो में जिसमें वो नहीं दिख रही थी डिस्प्ले, तो उसमें ये था सेंट्रियोल सेंट्रोजोम की बात ये थी। एस्ट्रल रेस, डिक्टियोजोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये तो कुछ और होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेल डिवीजन एन एस्ट्रल होती है प्लांट में, एम में एस्ट्रल होती है, एम्फी एस्ट्रल भी जिसको बोलते हैं। दो एस्ट्रल रेज निकलती हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, हमको पता है प्लांट में भी स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। नहीं, प्लांट में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब हाँ उस पे आते हैं, पर ऐसे एम्फी एस्ट्रल एस्ट्रल रेस से नहीं कनेक्ट होते वो, जो अपने क्रोमोसोम होते हैं। और सेल प्लेट की टाइप ऑफ डिवीजन होता है इसमें, सेल क्लीवेज टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल डिवीजन, उसमें फ्यूगल और रिजर्व फूड्स अपने में ग्लाइकोजन, उनमें स्टार्च और ऑयल तो है। तो एक बात है, प्लांट में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है पर वो किसी और तरीके से होता है, जरूरी नहीं है कि वो एस्टर फॉर्मेशन से हो। स्पिंडल तो बनेगा, माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो बनता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना सेंट्रोजोम एस्ट्रल रेस से बने, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे किसी और से बने, एन एस्ट्रल स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन था कि क्या इनमें से क्या एनिमल सेल में है जो प्लांट सेल में नहीं है, तो सेंट्रियोल। एक बात और, लार्ज सैप वैक्यूल प्लांट में होती है, ये हमको पता होना। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब भी प्लांट में ही होते हैं। सेल वॉल प्लांट में ही होते हैं, एनिमल में नहीं होती। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम यही होते हैं उसमें, डिक्टियोजोम ऐसे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है हमारे सेल की, एनिमल सेल की बात हो रही है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो किस चीज़ से बनी है, पहले उसकी कंपोजिशन देखते हैं फिर स्ट्रक्चर देंगे। तो सबसे पहली बात, वो पहला कंपोनेंट है लिपिड उसका। तो पहला कंपोनेंट लिपिड है जो हमको पता है, जो उसकी कंपोजिशन होती है 20 से 53%। और फिर दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन, जो कि 44 to 76% होता है। ये 20 to 53, ये 44 to 76%, और ये 1 to 8% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। एलपीसी 20 to 53% ऑफ लिपिड, और जो है अपना प्रोटीन 44 to 76%, और कार्बोहाइड्रेट 1 to 8%। इसके बाद आते हैं फोस्फोग्लिसराइड्स। इसमें जो लिपिड्स की कैटेगरी है, सबसे पहले फोस्फोग्लिसराइड्स, फिर स्फिनोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, यही दो याद करने की चीज़ है, फोस्फोग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोग्लिसराइड याद नहीं है तो फोस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं इनको। फोस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है ना, वो यही होते हैं फोस्फोलिपिड। अब मेन बात है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड कंटेंट। अब ऐसे बाय लेयर है ये, ठीक है। इस बाय लेयर में जो है प्रोटीन स्कैटर्ड है, तो जो चीज़ स्कैटर्ड होगी उसी का तो माल ज़्यादा होगा। मोज़ैक में है प्रोटीन, तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हमने देखा 44 to 76, और वो सिर्फ 20 to 53। और कोलेस्ट्रॉल तो 1 से 8% ही है। सो आफ्टर डैट वी हैव फोस्फोलिपिड। जो फोस्फोलिपिड की बात हो रही थी, फोस्फोग्लिसर जो भी था वो, तो उसमें फोस्फोलिपिड थे। जो फोस्फोलिपिड में बेसिकली होते क्या है, तो इनका नेचर कैसा है? फोस्फोलिपिड का नेचर जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एम्फी मीन्स टू, बोथ। तो बोथ हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। तो हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये फोस्फेट का मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोफिलिक का काम करता है, वाटर को लविंग होता है, वाटर लविंग हाइड्रो, क्योंकि एसिडिक है ना एक तरह से। तो हाइड्रोफिलिक इसका हेड होता है, और इसके अंदर फोस्फेट ग्रुप होता है। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? टेल्स, जिसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, इसलिए इसको फोस्फोलिपिड बोलते हैं। ये लिपिड की फैटी एसिड की टेल्स, और फोस्फोरस फोस्फेट आयन का हेड। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिक सा ओवरव्यू। कि ये सबसे पहले तो बात, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से इसका बेस्ट स्ट्रक्चर दिया जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। देख लो भाई, कितना रिसेंट ही दिया, 1972 में। तो बेसिकली ये क्या है, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या कहता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे है जिसमें फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है ये, जिनके आउटर आउटर साइड की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड्स हैं जो कि वाटर लविंग है, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक चीज़ है जो कि अपनी ये है टेल्स। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारा वाटर भी होता है तो उस तरफ ही होंगे हेड तो, और अंदर टेल, क्योंकि ये फोबिक है तो अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ जो है अपनी ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि लिपिड होते हैं, फोस्फोलिपिड। तो ये हो गया, फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक तरह से, ठीक है। अब मोज़ैक, मोज़ैक का मतलब कि, मतलब पता है मोज़ैक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। पहले जो थे साइंटिस्ट सोचे थे कि जो प्रोटीन है सिर्फ ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और नीचे पाए जाते हैं, ये ऐसे। तो
ये बात जो निकल के आए कि ये गलत थी, ऐसा नहीं होता, ये हर जगह पाए जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी। कैसे, ये कैसे नहीं कह सकते, ये तो भाई एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कि अंदर भी पाए जा रहे हैं ये, पर बताया सिंगर और निकोलसन ने कि अंदर भी मिलते हैं प्रोटीन। तो इससे प्रीवियस मॉडल कहते थे सिर्फ ऊपर नीचे मिलते हैं सैंडविच की तरह, इसलिए उनको सैंडविच मॉडल्स कहा जाता है, जो सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से पहले थे। इन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटीन स्कैटर्ड है, मोज़ैक है, तो इन्होंने कहा कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, तो इनका मॉडल सक्सेसफुल हुआ और यही जो आगे जाके बना बेसिस हमारा। तो अभी हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रोटीन मिल रहे हैं दो तरह के। एक तो ऐसा ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर भी जा रहा है और बाहर भी है, और एक है जो सिर्फ बार बार है, ये थोड़ा सा अंदर है, कुछ भी कह लो, जो बार बार है। ये दो तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं हमको, ये पेरिफेरल प्रोटीन और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, पेरिफेरल हमको पता है सुपरफिशियल लेवल पे, आउटर और इनर सरफेस के, और जो कि ये है अपना भाई साहब इंटीग्रल, ये पेनिट्रेट करा लिपिड के अंदर से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सी है, एक सी है बहुत कोल्ड, उसके अंदर आइसबर्ग, आइसबर्ग अंदर भी हैं, आइसबर्ग उसके टॉप पे भी हैं, कुछ आइसबर्ग छोटे भी हैं। तो उस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट है, मोज़ैक, बहुत सारे वो हैं, क्या बोला, प्रोटीन्स, आइसबर्ग्स। तो दूसरा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सिर्फ इनके हेड्स के साथ, PO4 फोस्फेट आयन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं हेड्स के साथ, जबकि जो अपने इंट्रिंसिक प्रोटीन है बोथ जो है हेड और टेल दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना आसान होता है, थोड़ा सा पीएच बदल दो उसका तो पेरिफेरल प्रोटीन आसानी से निकल जाते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसको निकालना मुश्किल होता है, इसके लिए हमको डिटर्जेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि फिर स्कम बनाते हैं, उसमें मिसाइल्स बनाते हैं। तो जैसे ट्राइटोन है, SDS, सोडियम डे डोडिसाइल, हाँ सोडियम डोडिसाइल SO4, ठीक है, ये कुछ इस तरह के सल्फ, ये SO4 भी एक अच्छा डिटर्जेंट होता है इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को निकालने के लिए। और जो है पेरिफेरल प्रोटीन के जो कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है वो 30% है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, उनको 70% कंटेंट में मिलते हैं। तो ये इंटीग्रल ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आइसबर्ग्स ज़्यादातर अंदर तक जाते हैं, तो समझ रहे हो, इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन ज़्यादा। सॉरी, एक गलती होगी कि ये जो है ये सोडियम डोडिसाइल डाई सल्फेट है, ठीक है, डाई लगाना मैडम ना भूल गई, इसका नाम है सोडियम डोडिसाइल डाई सल्फेट, ये SDS, सोडियम डोडिसाइल डाई सल्फेट, SDS और ट्राइटोन, ये दो ही हैं, ट्राइटोन और SDS, सोडियम डोडिसाइल डाई सल्फेट। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं तकरीबन, स्ट्रक्चर भी पता है, तो हम RBC की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से स्फेरिकल सी होती है तकरीबन, समझ रहे हो, दो लेयर हैं, बीच में फॉस्फोलिपिड, ऊपर लिपिड, लिपिड बाय लेयर है, और इसके अंदर प्रोटीन है। एक प्रोटीन जो अंदर की तरफ मिलता है मेम्ब्रेन के अटैच, पेरिफेरल प्रोटीन, उसका नाम है स्पेक्ट्रिन, अच्छा नाम है, याद रखो। और एक जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये मिलता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन क्या है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ग्लाइकोफोरिन इसलिए इसका नाम है। ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम हमारे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसको स्टडी कर रहे हैं हम बेसिकली। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए इंट्रिंसिक प्रोटीन होते क्या हैं। तो उसके अंदर दो, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के दो तरीके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो अमीनो एसिड से सिर्फ जुड़ा हुआ है, टक 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 टक, पेप्टाइडल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और जो ये है पेप्टाइडल बॉन्ड, जो हमको पता है H2O को निकाल के बनता है, इसलिए इसको पेप्टाइड बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ये तो सिंपल हो गया। अब उन्हें 3D लेवल क्या होता है कि इस इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये ऐसे, तो ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट टाइप करते हैं, तो ये एक हेलिक्स सा बन जाता है ऐसा। तो ये हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बनता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे इसका ये अल्फा हेलिक्स है, ऐसा हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स बोलते हैं प्रोटीन का, एमिनो एसिड्स का बेसिकली। तो हाँ, ये अभी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो अब आते हैं बिल्कुल जो है फंडामेंटल, कैसे काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स का काम क्या है। तो इंटीग्रल प्रोटीन देखो कुछ इस तरह के होते हैं, ये क्या है, ये अल्फा हेलिक्स ही है। ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये पर्पल से ये लाइन से, ये अल्फा हेलिक्स ही है। बस ये अल्फा हेलिक्स क्या है, ये बस दिखाने के लिए अलग है इनके जैसा ही। थोड़ा ये हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स है, मतलब ये वाटर से डरता है, ये हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स या कैसा भी एक हेलिक्स है जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और इनके ऊपर जो है ये ऐसे हेलिक्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हेलिक्स हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स के ही हैं। तो यही होते हैं असल में, ये हैं इंटीग्रल प्रोटीन।
तो वन ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स और मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, ये दो तरह के हो सकते हैं जिनमें वन ही है। देखो ये कहाँ यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मिल रहे हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, टक 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 टक, ये मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स हो गया। और इन हेलिक्स में क्या हो जाता है ना, अब जैसे ये हेलिक्स है तो ऐसे स्पाइरल सा बन गया, समझ रहे हो। तो इस स्पाइरल में ये एक पोर नहीं बन गया, चैनल। ये चैनल क्या कर सकता है, ये चैनल जो हमको मदद कर सकता है कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने में। तो इन चैनल्स चैनल्स जो होते हैं इनको पोर्स भी बोलते हैं। पोर्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये पोर्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, इसलिए ही इनको इंटीग्रल प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि अंदर से होलो है, यहाँ पे कोई फोस्फोलिपिड नहीं है। फोस्फोलिपिड तो इनके साइड में है, जैसे ये एक वो है तो यहाँ है फोस्फोलिपिड साइडों में, पर ये तो अंदर से होलो है, इसमें से पास कर सकता है कुछ भी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली। तो अभी एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो लेयर होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फर्स्ट और सेकंड ये, ठीक है, नीचे वाली। तो इनके बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, तो क्या ये सिमेट्रिक है, चाहे कुछ भी देखो आप, तो क्या ये सिमेट्रिक है अगर हम एक तरह से देखें तो आंसर आता है ना भाई, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है ना प्लाज्मा में, पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो कम होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऊपर की तरफ कम है, और जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म की तरफ है वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये एक तो एसिमेट्री का कारण हो गया। और क्वालिटी की, ये ऊपर वाले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अलग है, नीचे वाले अलग हैं, क्वालिटी में भी डिफर है भाई। कोलेस्ट्रॉल ऊपर ज़्यादा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि ऊपर की मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी चाहिए कि आराम से मूव वूव कर सके, समझ रहे हो, ताकि कुछ हो तो एकदम गुजर जाए। ऊपर की मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कौन देता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल खाते हैं ऐसे हो जाता है ना फ्लूइड, फ्लूइड सा अंदर गंदा फैट का, तो वो कोलेस्ट्रॉल, मेयोनीज समझ लो। तो ये मोम मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है कोलेस्ट्रॉल, जो ये अपर लेयर में ज़्यादा होता है, ये याद रखने की चीज़ है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है जिससे हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है। वो क्या है वो इम्पोर्टेंट, वो कि जो अपर साइड है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें एक चीज़ और मिलती है। अब वो चीज़ क्या है, वो ये है, ये ऐसा इसके साथ में 4 शुगर हो रहा है, वो इन्होंने दिखाने रखी ड्यू टू क्वालिटी पर्पज इश्यूज, सॉरी। तो ये एक प्रोटीन है, सॉरी ये शुगर नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये शुगर नहीं है, ये नहीं है, ये हरा वाला भी नहीं है, मैंने गलती से बना दिया। ये एक अल्फा हेलिक्स टाइप सा दिख रहा है, ये ऐसे कई जगह पे होते हैं। और इसके ऊपर जो है हमको ये इस तरह के 4 शुगर देखने को मिलती हैं, ऐसे चार, चार या फिर ऐसे ओलिगो, मतलब लेस देन 9 एक तरह से। तो ओलिगो सैकराइड मिलता है, ऐसे 4 उसके शुगर के मॉलिक्यूल, और एक प्रोटीन है अल्फा हेलिक्स में। तो इस तरह की चीज़ को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, सॉरी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जिसमें ओलिगोसैकेराइड और एक प्रोटीन का हेलिक्स हो, उसको हम ग्लाइकोसैकेराइड बोलते हैं। तो ग्लाइकोसैकेराइड, ओ सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ग्लाइको कम है, प्रोटीन तो मेन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन आ जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, जो कि अभी हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, जो गोल्जी बॉडी करती है, हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली यही है, अपर लेयर में जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, जो कि अपना ये प्रोटीन प्लस ओलिगोसैकेराइड लेस देन 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर जिसमें होती है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और इनके फॉर्मेशन को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, जो कि गोल्जी apparatus। तो एक और बात, अभी हमने देख लिया ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है। अब एक चीज़ और, जैसे हमने देखा ओलिगोसैकेराइड जब ग्लाइको उससे सॉरी अपने प्रोटीन से जुड़ जाए तो उनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। पर क्या हो अगर ओलिगोसैकेराइड लिपिड से डायरेक्ट जुड़ जाए, तो क्या होगा उस केस में, उसको हम बोलते हैं लिपिड प्लस ओलिगोसैकेराइड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड। जैसे ये लिपिड है पीला पीला इसके नीचे, और ये ओलिगोसैकेराइड 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये ओलिगोसैकेराइड हरे हरे जुड़ गए इसके साथ, तो इसको बोलते हैं हम एक ग्लाइकोलिपिड, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो है ऐसे, इसको हम एक ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन दोनों गोल्जी apparatus करता है। और एक बात और, अपर लेयर पे ग्लाइकोकैलिक्स भी मिलता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटीन की लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटीन और उसकी सैकराइड की। तो इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये दो काम में मदद करती है, अटैचमेंट में और एंटीबॉडी एंटीजेनिक कैरेक्टर में, सॉरी मैं एंटीबॉडी कह रहा हूँ, एंटीजेनिक कैरेक्टर होता है इसका, और अटैचमेंट में मदद करती है बैक्टीरिया को ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो प्रोटीन और लिपिड की जो है वो परसेंटेज क्या होती है आरबीसी में। तो बेसिकली ये जो होती है, ये होती है 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड रिस्पेक्टिवली।
एंड रेस्ट आर अपने वो भाई साहब क्या बोला के जी वो 8% अपने जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब जो भी है शुगर वगैरह 8% बचा हुआ। तो यस ये होते हैं 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स इन आरबीसी। तो एक बार ये भी देख लो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। I could lie, everything that makes me make you feel alive. ग्लाइकोकैलिक्स को प्रोटीन वो जो कोट होता है ना एक ऊपर जो बैक्टीरिया के एनवलप उसको भी बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना ग्लाइकोकैलिक्स को, वो अलग चीज होती है। तो अभी अपन जो लोग हैं आ चुके हैं फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन पे। तो अभी हमने देखा मोज़ैक नेचर मेम्ब्रेन का, और जो है वो फ्लूइड फ्लूइड मोज़ैक नेचर ही देखा हमने, और फोस्फोलिपिड की लेयर का मूवमेंट देखा कि किस चीज़ से बनी है, कि फोस्फोलिपिड की इंट्रिंसिक और आउटर से आउट इंट्रिंसिक और जो है पेरिफेरल प्रोटीन मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर होते हैं। तो अब आते हैं फ्लूइड नेचर पे। अभी हमने मोज़ेक नेचर देख लिया एक तरह से, अब हमारे फ्लूइड नेचर पे मेम्ब्रेन के। और हमने ये देख लिया कि मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है, वो भी देख चुके हैं हम कि बाहर वाली लेयर पे अलग तरह के और अलग क्वांटिटी में मिलते हैं प्रोटीन, पेरिफेरल अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रोल होता है वो बाहर होता है ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन प्लस में ओलिगोसैकेराइड होता है, ऐसे ग्लाइकोलिपिड होता है। अब आते हैं फ्लूइड नेचर पे। फ्लूइड नेचर कौन देता है मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर? ये जो लिपिड ले लिप फ्लूइड का मतलब क्या कि मतलब बह सके एक तरह से। तो ये फ्लूइड कैसे, जैसे वाटर फ्लूइड है तो उसके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे भाग सकते हैं, यही तो है फ्लूइडिटी। तो बेसिकली फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का सेमी फ्लूइड नेचर होता है। टोटली फ्लूइड ऐसा भी नहीं कह सकते कि वाटर की तरह फ्लूइड है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आइस की तरह सॉलिड है। जेलीश लाइक होता है इसका नेचर। और ये जो है ये फिक्स नहीं होते हैं कि दे आर नॉट फिक्स, किसी भी तरह के हो सकते हैं सेमी फ्लूइड नेचर। फ्लूइड ऐसे नहीं कि आगे ही जाएंगे, ऐसे बगल बगल हो सकते हैं जेली की तरह। दे कैन नॉट अडॉप्ट एमोरफस शेप, क्योंकि ऐसी भी शेप नहीं मतलब वो कर सकते अडेप्ट, किसी बर्तन में डाल दो तो वैसी है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन कैन मूव, ये हमको पता है सिंपल, लिपिड मूव कर सकते हैं, प्रोटीन भी मूव कर सकते हैं। तो किस तरह की मूवमेंट होती है देखते हैं। सबसे पहला होता है रोटेशनल मूवमेंट। जी एक लिपिड है ये तो ये मूव कर रहा है ऐसे 360 अपनी एक्सिस पे, तो इसके साथ प्रोटीन भी है तो प्रोटीन भी मूव कर गया, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। ये सबसे फास्टेस्ट, तो 1 मिनट में कई बार हो जाता है, सेकंडों में कई कई बार हो जाते हैं ये, इतनी तेज होते हैं रोटेशनल मूवमेंट्स। ये लिपिड प्रोटीन दोनों दिखाते हैं। लेटरल डिफ्यूजन की मतलब ऐसे साइडवेज, ये टचक टचक ऐसे अपनी लेयर में साइडवेज घूम रहे हैं, इसको लेटरल डिफ्यूजन। ये भी फास्ट होता है, दोनों दिखाते हैं क्योंकि प्रोटीन लिपिड के साथ ही प्रोटीन भी मूव कर जाएगा। तो ये भी दिखाते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की, एक लिपिड ये यहाँ से यहाँ आ गया, या फिर ऊपर वाला लिपिड है यहाँ से यहाँ आ गया, यही वाला लिपिड वापस यहीं आ गया, तो इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ये रेयर होता है, काफ़ी स्लो होता है। और जो है ये लिपिड ही दिखाते हैं, प्रोटीन नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि प्रोटीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो वो ऐसे फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते, वो ऊपर ही रहते हैं अपना। और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है उसको ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट भी बोलते हैं या ट्रांसवर्जन भी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन हमको पता है कि फ्लूइड होती है, तो वो इतनी फ्लूइड क्यों होती है जेली जैसी कि जितनी वो है? कैसे पता लगता है, कैसे सेल मेंटेन करता है उसको, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है कि अपनी फ्लूइडिटी के लिए? क्योंकि अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड होगी तो वो जल्दी से टूट सकती है, सेल का कंटेंट बाहर आ सकता है, मृत्यु बुरा हो सकता है काम। या फिर अगर ज़्यादा ही सॉलिड होगी तो उसके अंदर सब्सटेंस नहीं आ पाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, सेल जीवित कैसे रहेगा? तो ये दो वो हैं अपने हिस्से। तो कैसे रेगुलेट होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, क्या क्या फैक्टर रेगुलेट करते हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर वार्म होगा, टेम्परेचर मतलब ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, पहली बात तो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे इसलिए तो कहकर हीट शॉक देते हैं हम, कि एकदम से किसी के अंदर कुछ उस सेल वॉल के अंदर डीएनए का फ्रेगमेंट भेजना, तो एकदम से हीट कर देंगे ताकि फ्लूइड मेम्ब्रेन बिल्कुल। तो क्या होता, क्या 1 मिनट उससे क्या होगा अन्न गर्म करने से? तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना बेसिकली ये एक्साइट हो जाएंगे, घूमने लग जाएंगे, इधर उधर मूवने लग जाएंगे, तो ये देख स्पेस बन गया है ना, तो फ्लूइड ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन। तो इसलिए आसानी से कोई भी फ्रेगमेंट डालना हो तो टेम्परेचर बढ़ा के फिर डाल के एकदम से टेम्परेचर कम कर देते हैं, ताकि ये ऐसे हो जाए और फिर वो जो अंदर गया वो बाहर ना आ पाए। तो लो हो गया तो इसकी फ्लूइडिटी कम होगी, मूवमेंट कम हो गया चीज़ों का, बस।
ये टेम्परेचर का इफेक्ट। तो अभी दूसरा जो वो है फैक्टर जो अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी को अपनी मेम्ब्रेन की, वो है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या करते हैं बेसिकली, फैटी एसिड में भी दो मतलब सब कैटेगरी हैं कि कैसे। पहला तो फैक्टर फैटी एसिड की लेंथ से रिलेटेड है कि लेंथ। तो फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है, जो फोस्फोलिपिड की होती है बायोलेयर, उसमें जो फोस्फोलिपिड है ये PO4 है, और ये जो चेन होती है नीचे ये फैटी एसिड की चेन होती है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। ये लिपिड इसलिए बोलते हैं इसको। तो ये लेंथ ऑफ फैटी एसिड। तो बेसिकली ये जो लेंथ ऑफ फैटी एसिड अगर ये शॉर्ट होगी तो लिपिड इजीली फ्लिप फ्लॉप, इजीली रोटेट, इजीली जो है ट्रांसलेटरल डिफ्यूजन कर पाएगा, लेटरल डिफ्यूजन आराम से कर पाएगा। ये सब अगर लॉन्ग होगा तो यार सिंपल सी बात है कि लेस मूवमेंट कर पाएगा। ठीक होगा, बल्कि ग्रुप है तो विस्कस है, विस्कस हो जाएगी, यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगी मेम्ब्रेन। अगर लॉन्ग फैटी एसिड की चेन हुई तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो कम होगी। और जो सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड में दो आते हैं कि सैचुरेटेड फैट, अगर फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड यानी कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड यानी कि कहीं पे एक भी डबल बॉन्ड है, एक या दो। तो बेसिकली उससे क्या होगा, अगर सैचुरेटेड है तो देखो सिंपल सिंपल है, सिंपल लेंथ है, तो ये पैकिंग कितनी क्लोज होगी इनकी, सोच के देखो बहुत मतलब रिजिडली पैक हो जाएंगे ये। जिसमें सैचुरेटेड वो होगा फैट्स, और जिसमें अनसैचुरेटेड फैट जो होंगे वो जो है इनको ऐसे किंक आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होंगे, ये किंक आ जाएंगे, ऐसे चेन थोड़ी फैलना शुरू कर देंगे, तो पैकिंग डिफिकल्ट होगी। तो ये फ्लूइड बना देंगे, ये विस्कस बनाएंगे, टाइट पैकिंग होगी इधर। तो विस्कस, हाँ, इसलिए जैसे सैचुरेटेड का एग्जांपल है घी बटर। तो घी बटर कम खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को हमारी को सैचुरेटेड बना देती हैं ज़्यादा। और जबकि जो ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तो ये जो है फ्लूइड बनाते हैं मेम्ब्रेन को, ये ज़्यादा अच्छा है खाना फिर भी कहीं ना कहीं। तो इसलिए दिस इज इट। तो अब तीसरा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का। पहला टेम्परेचर, दूसरा फैटी एसिड कि लंबे हैं या फिर अनसेचुरेटेड है। तो ये हो गया। अब हो गया रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को पहले समझते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल भी एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक वर्ड भूलना नहीं है। एम्फीपैथिक का मतलब है जिसके दो पार्ट हो। एम्फीपैथिक, एम्फीपाथ, समझ रहे, दो पाथ जो दो हों जिसके, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी, दोनों बिल्कुल उसी की तरह, लिपिड की तरह होता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। इसका फंक्शन अभी देखते हैं। पहले देखो इसके अरेंजमेंट कैसे है। ये एक कोलेस्ट्रॉल है, ये एक कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका जो ये जो पोलर हेड है ये इसकी तरफ है, लिपिड के हेड की तरफ। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो टेल्स में है। ये इसका पोलर पार्ट है, ये लिपिड की तरफ है, ये पोलर पार्ट लिपिड की तरफ। और ये, ओ सॉरी, ये, हाँ, फोस्फेट की तरफ। और ये जो है इसकी टेल, ये हाइड्रोफोबिक है, ये लिपिड्स की फैटी एसिड चेन की तरफ है। ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे हाई टेम्परेचर होगा कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है मच मूवमेंट ऑफ लिपिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट की ज़्यादा मूव नहीं करने देता। टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस हमारी मेम्ब्रेन का मूवमेंट सही होगा, बल्कि कम मूव करेगी मेम्ब्रेन अगर टेम्परेचर हाई होगा। और अगर लो टेम्परेचर होगा तो जो है ये क्लस्टरिंग होने से प्रिवेंट करेगा। तो लो टेम्परेचर तो ये फ्लूइडिटी का बफर है, इसलिए इसको फ्लूइडिटी बफर भी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल को। फ्लूइडिटी बफर की ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो भी बचा रहा है हमको, और कम टेम्परेचर हो रहा है तो भी बचा रहा है। कैसे, ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये कोलेस्ट्रॉल का जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है, ज़्यादा घूमने नहीं देता, तो वो होल्स नहीं पैदा होते। और लो टेम्परेचर पे इनकी क्लस्टर नहीं होने देता, बीच में स्पेस बना देता है। तो ये और ज़्यादा हो जाए तो ये भी बेकार है फिर। तो व्हाट कैन बी द सिग्निफिकेंस ऑफ ए फ्लूइड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली बात, सेल इजीली ग्रो हो सकता है, कैसे, डिवीजन से। दूसरी बात, सिक्रीशन अच्छे से सिक्रेट कर पाएगा कुछ भी बाहर। फ्लूइड है तो आराम से जा पाएंगे अंदर भी आसानी से, एंडोसाइटोसिस के थ्रू बल्क मटेरियल है, फ्लूइड होगी मेम्ब्रेन तो आसानी से आ जाएगा। और इंट्रासेलुलर जंक्शन बनने में भी मदद करेगा ये। उश। तो बात है ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता कैसे, अभी मेम्ब्रेन फ्लूइड हो चुकी है पर इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो यही हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह के हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी की नहीं ज़रूरत होती है। तो ये किस तरह का, ये दो तरह का होता है पैसिव, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल किन के लिए होगा, जो कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेसिकली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की बनी है, फैटी एसिड है और ऊपर फॉस्फेट है जो कि हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आसानी से बिना किसी एस
किसी फैसिलिटी के नॉर्मली मूव कर सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। पर जो कुछ जैसे पोलर कंपाउंड्स हैं या जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं ऐसे, वो तो अंदर जा नहीं सकते, उसके वहाँ पे मुश्किल होगा वो उसका वो मूवमेंट। हाइड्रोफिलिक नहीं, यहाँ पे जो पोलर कंपाउंड होंगे, हाइड्रोफिलिक की बात नहीं हो रही, हाइड्रोफिलिक कुछ और होता है, यहाँ पे पोलर कंपाउंड्स की बात चल रही है। जो पोलर कंपाउंड होंगे जो वाटर से अट्रैक्ट होंगे, वाटर के डाइपोल से, वो कंपाउंड क्या करेंगे, तो वो ऐसे तो जा नहीं सकते, तो उनको फैसिलिटेट करेंगे, कैसे करेंगे, चैनल्स के थ्रू। चैनल्स जो प्रोटीन्स के अंदर होते हैं, जैसे आयन चैनल्स हो गए, वाटर चैनल जिनको AQP एक्वापोरिन्स बोलते हैं, और लार्ज चैनल जिनको पोरिन्स बोलते हैं। बेसिकली जो पोरिन्स की खास बात ये है कि पोरिन्स सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे मिलते हैं, एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, यही 3 जगह जहाँ पे पोरिन्स मिल सकते हैं। P3 PS3 बहुत पुरानी चीज़ है, PS3 है ये, ग्राम नेगेटिव, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 जगह पे पोरिन्स मिलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि लो कंसनट्रेशन से हाई हो, ऐसे यहाँ से अपील ट्रांसपोर्ट, तो इसमें वो बात है, जायज़ सी बात है, एनर्जी का ज़रूरी होगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अब ये जो एनर्जी मिलेगी ये ATP से मिलेगी। ATP से एनर्जी मिलती है और इसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सिंपल सी बात है। हाइड वही बात आपको पता है, सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि ये भी एक तरह से पोलर ही हैं, पर इनको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपहिल कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट है, तो ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही एक तरह से, पर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जो 3 सोडियम को अंदर से बाहर गिरते हैं और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लाते हैं, तो इसमें ATP की ज़रूरत होती है, और ये ऐसा प्रोटीन का इस्तेमाल होता है जिसको पंप भी बोलते हैं, जो ATP इस्तेमाल करता है इस काम में। तो भी एक दूसरी तरह का भी मूवमेंट होता है, जो आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं, पर एक बल्क का है। जैसे उसमें शुगर भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें कई चीज़ें हैं, तो उस बल्क का मूवमेंट करने के लिए एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और ये जो है कैरियर वेसिकल्स के थ्रू होता है। बेसिकली कैरियर वेसिकल्स क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको एंडोसाइटोसिस में बोलते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट बेसिकली सेल के अंदर कैसे होता है। तो हमको पता लग चुका है मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपोर्ट का, कैसे कैरियर वेसिकल्स के थ्रू होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब ये बेसिकली मैकेनिज्म है क्या, होता क्या है। तो एक सॉलिड फूड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से है या पैसिव से, हमको नहीं पता। या बेसिकली ये कैसे आ रहा है, ये कैरियर वेसिकल के थ्रू आ रहा है। एंडोसाइटोसिस की बात हो रही है, मैं गलत बोल गया था कुछ भी बेफालतू का। ये इन्वेजिनेट हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसने फूड लिया बाहर से अंदर अपने, ये कटा डिच और ये बना, इसको बोलते हैं, ये जो कैरियर वेसिकल बनी इनको, इसको बोलते हैं एंडोजोम। कैरियर वेसिकल, ये बेसिकली इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कैरियर वेसिकल होती है एंडोजोम, इसलिए इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोजोम होता है, ये जो आखिरी में, छोड़ो उसको, भूल जाओ अभी। इसको रेजिडुअल, अभी देखो वन ये हो गया कि फूड ले लिया कैरियर वेसिकल के थ्रू, जिसको बोला एंडोजोम। अब उसके बाद ये एंडोजोम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो क्या होता है, अब ये लाइजोजोम होता है एक, जो गोल्जी बॉडी बनाती है, लाइजोजोम को बना के भेजती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है इस अपनी एंडोसोम कैरियर वेसिकल के साथ, जिसके अंदर बल्क मटेरियल में फूड है, मान लो स्टार्च है, ठीक है। अब ये फ्यूज कर गया लाइसोसोम इसके साथ, तो अब ये क्या होगा, ये फ्यूज कर गया लाइसोसोम, तो इसको डाइजेस्ट करेगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया, अभी परफेक्ट अमाउंट्स में तो टूटेगा नहीं, कुछ वेस्ट भी बचेगा उस प्रोसेस में, तो जो ग्लूकोज होगा वो तो डिफ्यूज आउट कर जाएगा, ठीक है, इससे अपनी वेसिकल से जो डाइजेस्ट हो चुका, क्योंकि वो सिंपल है। जो वेस्ट कॉम्प्लेक्स रह गया उसको फोर्थ वेसिकल जो होगी ये रह जाएगी आखिरी, इसको रेजिडुअल लाइसोसोम, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड वो है फूड, इसको रेजिडुअल लाइसोसोम या टीलो, टीलो मतलब एंड, तो एंड वाला लाइसोसोम भी। लाइसोसोम हमने देखा अभी पहले, तो बेसिक लाइसोसोम जो सिंपल है, दूसरा फूड वैक्यूल में लाइसोसोम है 2 डिग्री लाइसोसोम, और 3 डिग्री, ये 1 डिग्री लाइसोसोम है जिसके अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम है, 2 डिग्री लाइसोसोम जिसको फूड वैक्यूल भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा फूड डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तीसरा जो रेजिडुअल जिसके अंदर सिर्फ टट्टी है, ठीक और ये टट्टी अब जो है बाहर फेंक दी जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ईफैगी और एक्सोसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग। यही बेसिक सा प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो अभी एक बात और है बेसिक सी, कि जो एंडोजोम होते हैं, जो हमारी वो वेसिकल हैं, जो फूड वेसिकल हैं, कैरियर वेसिकल है सॉरी, जो कैरियर वेसिकल है वो 2 तरह की होती है। वो मतलब वो तो या तो लिक्विड मटेरियल को ले सकती है अपने अंदर, और या फिर सॉलिड मटेरियल को,
बल्क में ले सकती है, वो तो है तो इमेजिनेशन ही। तो बेसिकली उसके अंदर जो कंटेंट है उसके बेसिस पे दो तरह का एंडोसोम होता है, एक जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल है, एक के अंदर जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल है उस एंडोसोम को हम बोलेंगे पीनोसोम। पीनो यहाँ से लिक्विड्स को रिलेट, पीनो का मतलब लिक्विड होता है। तो ऐसी एंडोसाइटोसिस को जिसमें लिक्विड मटेरियल का इंटेक हो रहा है उसको बोलते हैं पीनोसाइटोसिस। और ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड यानी कि फैगो जो मटेरियल का इनटेक हो रहा है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और ऐसी एंडोजोम को हम बोलते हैं फैगोजोम जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल हो। So the now the next difference is between pinosome and phagosome is that the in penocytosis we take liquid material. So this phenomenon is called as cell drinking, and in phagosomes there's basically solid stuff in that. So this is called as cell eating. And next difference is that digestion with lysosomes may be present in case of pinosome or may be absent also. But in case of solid stuff or phagosome, the lysosome digestion, the food vacuole formation will always be there. The fusion of lysosome with the phagosome will be present, and yeah, digestion will absolutely take place, but we are not certain in case of pinosome. But yeah, in case of phagos, next point is that in case of pinosome, the ephagi may be absent, like the liquid may be completely utilized by the cell, or it may be e- thrown out by the cell through cell vomiting or ephagi or exocytosis. But in case of solid stuff, the ephagi is a compulsory process, and yeah, it needs to be done. Another question is active transport with incorrect statement. Uphill movement of materials takes place across the membrane. Yeah, across the membrane, uphill movement. Solute particle move against the concentration gradient. Yeah, it's true. Energy dependent process. Yep. Do not require. That is the answer. So yeah.